एक मुहिम उठाया है। हमारा कोई मकसद नहीं है कोई जीते कोई हारे, या हम कोई इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी पार्टी को, ये हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। हम निष्पक्ष भाव से इसे कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा है। बिहार, हमारा जो टैगलाइन है प्रभात खबर का, वो ये है कि बिहार आगे देश जागे। जब बिहार का डेवलपमेंट होगा, आप डेली देखते होंगे प्रभात खबर का मास्टहेड में लिखा हुआ है बिहार जागे देश आगे। बिहार का जब डेवलपमेंट होगा तभी देश का भी डेवलपमेंट होगा। और पिछले 2-3 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में आप देख रहे हैं कि निरंतर डेवलपमेंट हो रहा है बिहार का। दिलचस्प मुकाबला है इस बार, और हर बार रहता है पूरे देश की नजर बिहार का इलेक्शन पे है, और बहुत ही रोमांचक होगा ये इलेक्शन। आप सभी से अनुरोध है कि प्रभात खबर का इस मुहिम से जुड़िए, इसका लाभ उठाइए, अपना संदेश लोगों तक पहुंचाइए, और हम सब आपके भी आभारी हैं कि आप लोग यहाँ आए इस सभागार में और हमारा साथ दिए। फिर से जेपी नड्डा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो दिल्ली से स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए आए, और भी उनका कार्यक्रम है। और मैं सबको प्रभात खबर की तरफ से मेरा प्रणाम, गुड विशेस, थैंक यू। थैंक यू सर। और अब मुझे लगता है कि एकदम से समय आ गया है, काफी समय हमने ले लिया है, लेकिन एक ना बीच में चीज आई, उसका नाम है AI। बड़ा मसला हो गया है एकदम, मतलब अभी मुझे दांत में दर्द हो रहा है, क्या करूं? AI को पूछता हूँ, चैट जीपीटी पे दांत में दर्द है, क्या करूं? तो प्रभात खबर ने पहली बार पूरे नेशनल मीडिया में एक AI बना करके तैयार किया है, जिसका आप यहाँ देख सकते हैं, इलेक्शन गुरु जी उसका नाम है। और मैं चाहूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, भारतीय जनता पार्टी के, कि बस पहला सवाल उससे पूछ लें ताकि हम उसका एक ऑफिशियल लॉन्च आज इस AI का करते हैं। चैटबॉट है, जो मन में आए सवाल पूछिए, प्रभात खबर के वेबसाइट पे आके के जवाब देगा वो। पहला AI सर, ये यूट्यूब खोलो तो। प्रभात खबर का चैटबॉट राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पहली बार पहला सवाल पूछ करके लॉन्च कर दिया गया है। बहुत आभार। और अब हम उस तरफ बढ़ते हैं जो इस कार्यक्रम की शान है। सर, मैं आपसे तो एक सर आपसे मेरा निवेदन है कि क्या आप वहां बैठ करके संवाद करना चाहेंगे या फिर मन से? तो आपका सर स्वागत है। अब हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। प्रभात खबर के इस कॉन्क्लेव में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी और जिन्होंने प्रभात खबर को एक लीडरशिप दी है, आशुतोष चतुर्वेदी जी, हमारे स्टेट के एडिटर अजय कुमार जी, हमारे जो आरंभिक दिनों से जुड़े हुए हैं हमारे RK दत्ता जी, हमारे मिथिलेश कुमार जी जो पॉलिटिकल एडिटर हैं, और कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित हमारे दिलीप जायसवाल जी, प्रदेश के अध्यक्ष, सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, हमारे स्वास्थ्य मंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी मंगल पांडे जी, राज्यसभा की सदस्य धर्मशिला जी, ऋतुराज जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री संजय नियोग जी, हमारे मीडिया के प्रभारी और हमारे वरिष्ठ साथी, देवी और सज्जनों, हमारे मीडिया के सभी साथी, मैं प्रभात खबर का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। प्रभात खबर, जैसा हम सब जानते हैं कि एक जिसको कहा जा सकता है कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में
एक जो मापदंड होता है, एक पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स को स्थापित करने में, उस पर अपने आप को अडिग रखने में और उसको आगे बढ़ाने में प्रभात खबर ने एक लंबी यात्रा की है और उसके लिए प्रभात खबर जाना जाता है। मैं प्रभात खबर के सभी आयोजक और उनके सभी जो करता धरता है उनको मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिहार के चुनाव की दृष्टि से उन्होंने जो एक नई मुहिम चलाई है, जिसका अभी मैंने श्री गणेश भी किया, ChatGPT की तरह कुछ भी बिहार के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो एक साधारण व्यक्ति उसकी जानकारी हासिल कर सकता है। इस प्रयास के लिए भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ जो उन्होंने चुनाव प्रचार में के दौरान जो 243 विधानसभा में चौपाल लगा करके जनता की आवाज में शासकों तक, राजनीतिक दल तक और समाज में उन विषयों को उठाने का जो एक बहुत ही बड़ा मुहिम लिया है, इसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ कि यह चुनाव की दृष्टि से बहुत लाभकारी होगा और देश को, प्रदेश को उसकी समझदारी बढ़ाने में एक अपना योगदान रहेगा। मैं आज बिहार में पटना में आया हूँ। महापुरुषों की भूमि है। चाणक्य जिन्हें हम राजनीति और कूटनीति के रचने वाले और जिसके सूत्र लिखने वाले ऐसे महान पुरुष की ये धरती है। बहुत लोगों ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा योगदान किया है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने, जिन्होंने देश और दुनिया में विश्वविद्यालय के अर्थ को उजागर किया और उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया, ऐसी ये धरती है, ऐतिहासिक धरती है, लोकतंत्र की जननी है। इसलिए जब हम चर्चा करते हैं तो पॉलिटिकल अवेयरनेस यह बिहार की संस्कृति में रचा बसा है। और मुझे तो सभी प्रदेशों में जाने का मौका मिलता है। एक विशेष बात बिहार में देखने को मिलती है कि राजनीतिक चेतना, यह राजनीतिक चेतना यह दुर्लभ ही किसी और जगह मिलती है, मुझे यहाँ देखने को मिली है। और मैं अपने आप को इससे इसलिए भी जोड़ता हूँ क्योंकि मेरा बचपन यहाँ गुजरा है। मैंने शायद मैं भी कोई IAS ऑफिसर की रूप में होता या किसी प्रशासन में होता या फिर किसी नौकरी पेशे में होता, लेकिन क्योंकि मेरा जन्म यहाँ हुआ और मैं IAS की पढ़ाई करते करते जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़ गया और तब से मेरी जीवन दिशा बदली। वो भी राजनीति मुझे बिहार से ही मिली, तो वो भी समय देखने का मौका मिला, जानने का भी मौका मिला। बिहार के बारे में हम चर्चा करें तो मेरे सामने दो तस्वीरें हैं। एक अंधकार में बिहार और एक उजाले की ओर बढ़ता हुआ बिहार। और मैं जब भी चर्चा करता हूं तो हमेशा कहता हूं कि जब तक अंधकार के त्रासदी को नहीं पहचानोगे तब तक उजाले का महत्व समझ में नहीं आएगा। इसलिए अंधकार को जानना बहुत जरूरी है। और जब मैं उसकी चर्चा करता हूं या उसके बारे में सोचता हूं तो हमारे ध्यान में आता है कि किस तरीके से जो देश को दिशा देने वाला बिहार था, राजनीति में जो प्रखरता के साथ अपनी बात को रखने वाला बिहार था, देश की दिशा को तय करने वाला बिहार था, वह कुछ लोगों के कुत्सित प्रयास के कारण और गलत नेतृत्व के कारण एक अंधकार में बिहार की तरफ धकेल दिया। जंगल राज हम सबको मालूम है।
जब हम चर्चा करते हैं तो लोग बोलते हैं भूल जाओ। शायद लोग भूल जाए, पर मेरे पति पर तो वो भूलने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है बिहार कैसे उस समय डिस्ट्रॉय हुआ। जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूं वो ऑक्सफोर्ड ऑफ बिहार कहा जाता है। उस कॉलेज की क्या दशा बनाई, क्या स्थिति ला करके खड़ी की, वो भी मैंने देखा। कौन साइंटिस्ट, कौन से अच्छे पढ़ने वाले, देश दुनिया को स्थान देने वाले, स्थापित देश दुनिया को नेतृत्व देने वाले लोग इसी पटना यूनिवर्सिटी के निकले हुए। आप उठा करके आज भी देखिएगा तो देश की राजनीति से लेकर के, प्रशासन से लेकर के, प्रबुद्ध इंस्टीट्यूशन से लेकर के, जुडिशियरी से लेकर के, हर जगह बिहार के लोगों ने नेतृत्व किया। ये हमने बिहार को देखा, और हमने वो भी काल देखा जब लोग अच्छे लोग बिहार को छोड़ करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने लगे। एक जंगल राज, और क्या रहा, परिवारवाद, तुष्टीकरण, और तुष्टीकरण के साथ साथ जातिवाद। इसने बिहार को ग्रसित कर दिया, जातीय आधार पर राजनीति को स्थापित किया, नए नए डेफिनेशन गढ़े जाने लगे। किसी जाति को जोड़ लो, किसी समुदाय को जोड़ लो, किसी धार्मिक सोच को जोड़ लो, और अपना रास्ता सीधा करो, अपना उल्लू सीधा करो, और फिर जिस तरीके की परिस्थिति ला करके खड़ी की वो हम सबको मालूम है। मैं ध्यान में लाना चाहता हूं, कभी सोचा था लेकिन इस धरती पर घटा है। याद दिलाना मेरा काम है, मैं बार बार याद दिलाता हूं। यही गांधी मैदान में 2003 में सिर्फ राजनीति में बल प्रयोग का अर्थ दिखा करके तेल पिलावन लठिया भाजन रैली हुई। अब आज के परिप्रेक्ष्य में 2025 में आप भूल जाएंगे, लेकिन यह बिहार की राजनीति ने देखा है। मैंने उस समय का पटना देखा है। दुकानदारों ने शटर बंद किया, डर का माहौल था। हर तरीके से उस समय जिस तरीके की परिस्थिति लाकर के खड़ी की गई वो हम सबके ध्यान में है। हमारे सत्यनारायण सिंह जिनकी श्रीमती एमएलए थी दानापुर, उनको दिन दिहाड़े मार दिया गया, और मारने वाला उस समय के मुख्यमंत्री के नजदीकी, लालू यादव के नजदीकी थे। डीएम, मुझे जिला याद नहीं है, उनको राह चलते उनको लिंच कर दिया गया, मॉब लिंचिंग हुई। विश्वास आईएएस ऑफिसर थे, उनकी पत्नी, उनकी माता, उनकी भतीजी, उनके 2 मेड्स, इन सब का रेप और मर्डर हुआ, और जो थे वो सब उस समय के मुख्यमंत्री के नजदीकी थे। शायद नाम मुझे याद नहीं होगा, लेकिन शायद शालिनी जैन था या क्या नाम था, शिल्पी जैन। उसका जिस तरीके से रेप हुआ, और जिस तरीके से उसका संबंध लालू यादव के रिश्तेदारी के साथ और राबड़ी देवी के भाई के रूप में हुआ, वो भी हम सबको पता है। और मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम और स्टेट सपोर्टेड क्राइम में बहुत बड़ा अंतर है। इसको भी हमको समझना चाहिए। ये सब स्टेट सपोर्टेड क्राइम्स थे। मीसा भारती के शादी के दिनों में, शादी के दिन बोरिंग रोड से क्या कार नहीं उठाई गई शोरूम से गिफ्ट देने के लिए? क्या ये ऐतिहासिक सच्चाई नहीं है? क्या ये बिहार को अंधेरे में धकेलने के नमूने नहीं है? क्या आज किस मुंह से ये लोग खड़े हो रहे हैं? क्या सोच करके खड़े हो रहे हैं? मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं, क्योंकि ये सब
हम सब के आंखों के सामने से गुजरा हुआ है। डॉक्टर एस एन आर्या की गाड़ी लालू यादव के कैंपस में मिली कि नहीं मिली? चोरी की हुई गाड़ी। हाँ? ये स्थितियां हम लोगों ने बिहार की देखी है। लॉ एंड ऑर्डर, आज ये लोग बिहार के चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को जिस तरीके से जनता के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जिम्मेवारी है कि हम इन नेताओं की सोच समझ और इन्होंने का जो अतीत है वह जनता के सामने बताना हमारी जिम्मेवारी है। उसको बताना हमारा। मैं लालू यादव के जब अंतिम शासन के समय से तो मैं दिल्ली में हमने डॉक्टर मिलने आया करते थे, इंजीनियर्स मिलने आया करते थे बिहार से। वो हमेशा ये कहा करते थे कि वापस तो जा रहे हैं पटना, फिर लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं। अपहरण की दुनिया इस तरीके से रेट तय करती। मुझे ये आप भी थी, मैं सुना रहा हूं, मैं कोई किसी से उधारा लेकर के नहीं सुना रहा हूं। क्या स्थिति ला करके खड़ी की हुई थी। यूनिवर्सिटी के हमारे बेचारे स्टूडेंट्स शर्म करने लगे थे कि वो 2000 बैच के और परीक्षा दे रहे हैं 2002 बैच में। उनको क्या परिस्थिति ला करके खड़ी की थी, क्या बिहार कहां पहुंचा दिया था, वो सब हम सब के ध्यान में है। और अगर मैं लालू यादव की बात करूं तो विकास के नाम पर इनका स्टेटमेंट क्या था? रोड बना देंगे तो पुलिस जल्दी पहुंच जाएगी तुम्हारे पास, रोड नहीं है तो पुलिस के बगैर हो तो ठीक है। ये स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री का। सड़क के नाम पर लालू यादव का स्टेटमेंट है कि जानवर के खुर खराब हो जाएंगे अगर सड़क बना देंगे। लालू यादव का ये स्टेटमेंट है पलायन पर। ये तो हमारा बिहारी भाई है, अंगोछा पहन के जाता है, टाई सूट पहन के लौटता है। इस तरीके से आपने पलायनवाद को एक, जिसे कहा जा सकता है कि एक उसका महिमा मंडन करने का आपने काम किया। क्या आपका विजन था? और सबसे बड़ी बात मैं पूछना चाहूंगा, आज इतने साल गुजर गए, क्या आरजेडी के आज जो कर्ता धर्ता बन रहे हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने एक बार भी बिहार की जनता से माफी मांगा है? एक बार भी उन्होंने कहा कि गलती हुई है? जिसे गलती का एहसास न हो, वो किस मुंह से जनता के सामने आकर और इजहार करने की सोच न हो, वो किस तरीके से सोच सकता है कि वह बिहार का भला करेगा? और 2 बार आपने देखा, थोड़े थोड़े समय उनको सरकार में रहने का मौका मिला। मैं बताना नहीं चाहता, मैं उस समय स्वास्थ्य मंत्री था। क्या उस समय बिहार की स्थिति ला करके खड़ी कर दी? हम मेडिकल कॉलेज देना चाहते थे, ये लेने वाले नहीं थे उस छोटी सी अवधि में। आज मुझे गर्व होता है कि बिहार हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहा है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। मैं उस समय डेंगू के इलाज के बारे में इनको सहायता देने की कोशिश कर रहा था, कोई मिलता ही नहीं था, मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री कोई नहीं मिलता था। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई। आज परिवर्तित बिहार जो हमको दिख रहा है, उसकी अगर हम चर्चा करें तो हमें समझ में आना चाहिए कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 से तो पिछले 20 सालों में विकास हुआ है। उसके कारण आज बदलता बिहार हमको दिख रहा है। इसको अभी अगर मैं राजनीतिक उसमें और मजा आएगा। क्या कितने निम्न स्तर पर 9 से 10 राजनीति और मजा हमारे विपक्ष में पहुंचा दी है। आज बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी की पूज्य माता जी जो देव बड़े लीडर है जो करना चाहिए, जिन्होंने 100 साल में उनकी अंतिम सांस ली,
उनके बारे में इस तरीके के अपशब्द उनके मन से बोला जाना और बोले जाने के बाद आज दिन तक 45 मिनट उस नेतृत्व के द्वारा इस पर कहीं भी कोई रिग्रेट ना आना, तब क्या ये इनके कैरेक्टर को बताता है कि खड़ा होंगे, रिबन काटना भी होगा। और जिन लोगों ने इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए ये उकसाए गए थे। और कल जो कांग्रेस का वीडियो आया है वो इस बात का प्रमाण है कि ये आपकी सोच थी। इस तरीके की गंदी सोच आप रखने वाले आज भी आप राजनीति में इस तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी कार्यकर्ता कोई भी वक्तव्य देता है तो कहीं ना कहीं उसको नेतृत्व का आशीर्वाद होता है, और नहीं होता है तो तुरंत उसको डांटा जाता है, उसके लिए माफी मांगी जाती है, उसके लिए रिग्रेट्स किया जाता है। आज दिन तक परसों दिशा की बैठक में राहुल गांधी के बगल में दिनेश प्रताप सिंह हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, उन्होंने इस बात को कहा, तब भी कोई जवाब नहीं दिया राहुल गांधी। ये लोग किस तरीके से राजनीति के स्तर को नीचा कर रहे हैं, निम्न कर रहे हैं, इसका बिहार राष्ट्रपति गवाह है। और ये जागृत बिहार इसका मुंह तोड़ जवाब समय पर देगा, ये हमें पूरा विश्वास है। इसलिए अगर मैं चर्चाएं करने लगूं तो आरजेडी की बहुत दूर तक चर्चा हो सकती है, बहुत दूर तक चर्चा हो सकती है। लॉ एंड ऑर्डर की बातचीत करें, मैं तो बोलता हूं कि स्टेट सपोर्टेड लॉ एंड ऑर्डर और एनआरकी थी, तो आपको याद दिलाना चाहूंगा तस्लीमुद्दीन का, आपको याद दिलाना चाहूंगा शहाबुद्दीन का। ये सब किसके एमपी थे? ये किसके नाम पर धन बनाते थे? इनको किसका आशीर्वाद होता था? कौन इनके क्राइम को छुपाने की कोशिश करता था? ये सब वही लोग थे जो बिहार को अंधकार में धकेलने में पूरी ताकत से लगे थे और लॉ एंड ऑर्डर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। इस तरीके की स्थिति आ रही थी। मित्रों, जब मैं कहता हूं ये अंधकार की स्थिति है तो हमारे उजाले की स्थिति को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं बिहार की भी चर्चा करूंगा, देश की चर्चा भी करूंगा। आज हम जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि भारत अब मोदी जी के नेतृत्व में 11वें से 5वें पर, 5वें से 4थे पर और 4थे से 3रे के लिए एस्पायर कर रहा है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी को। हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी इकोनॉमी में भारत को ब्राइट स्पॉट बताया। हमारे वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि इन स्पाइट ऑफ द स्लो ग्लोबल ग्रोथ इंडिया हैज गॉट अ स्टेबल ग्रोथ। आज स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ने वाला ये हमारा वर्ल्ड बैंक है। और अभी अभी जो जीएसटी में मैं सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। आप फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में आपने जीएसटी में अपना एक कीमती वोट डाला है और भारत के और बिहार के भी लोगों को जीएसटी में 2 स्लैब्स में ला करके खड़ा किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और जो हमारे दैनंदिन चीजें हैं, जो हमारे डे टू डे यूज की चीजें हैं, वो सब 5% की जीएसटी में आ गई हैं और 2 ही स्लैब रह गए हैं, 5% और 18%। और उस तरीके से ये टैक्स रिफॉर्म्स का काम चल रहा है, इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। अगर हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करें तो आज भारत डिफेंस एक्सपोर्ट्स में पिछले 11 साल में 3000% आगे बढ़ा। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 3000 और हमारी सेल्फ सफिशिएंसी एम्यूनिशन में, डिफेंस के एम्यूनिशन में आज 88% हो गई है। और दुनिया में ब्रह्मोस मिसाइल्स की चर्चा हो रही है। ये भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से ब्रह्मोस ने ऑपरेशन सिंदूर में अपना काम किया, वो भी आप लोगों ने। मैं बिहार की बात करूं तो रेलवे बजट बिहार का 11 वर्षों में 9 गुना बढ़ा है। अगर मैं बात करूं वंदे भारत ट्रेन की, जो 144 ट्रेनें चली हैं, उसमें से 20 ट्रेनें बिहार को केटर करें। अगर मैं बात करूं अमृत भारत एक्सप्रेस सर्विसेज की, तो 10 जो एक्सप्रेसवेज हैं वो बिहार को केटर कर रहे हैं।
अमृत भारत स्टेशंस, जो मोस्ट मॉडर्न स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, उसमें 98 स्टेशंस बिहार के हैं जहां पर मोस्ट मॉडर्न बनाए जा रहे हैं। अभी मैं पटना एयरपोर्ट से आ रहा हूं, आप लोग ने देखा होगा 12,000 करोड़ रुपए की लागत से अपना पटना का एयरपोर्ट बन रहा है, और इसके साथ साथ 1200 करोड़ रुपए की लागत से और 1400 करोड़ रुपए की लागत से बीसा का एयरपोर्ट बन रहा है। ये भी हम लोगों ने देखा है। मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, और मुझे फक्र है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे स्वास्थ्य मंत्री काल में दरभंगा को, बिहार को दूसरा ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज दिया है, और लगभग 1,02,64 करोड़ रुपए की लागत 1,264 करोड़ रुपए की लागत से उसका काम शुरू हुआ है, और अभी बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है। वो भी मैं वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न बिल्डिंग विद मोस्ट इक्विप्ड बिल्डिंग बना करके आपको दूंगा। 750 बेड का, वो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के लिए एक बहुत बड़ा योगदान करेगा, और नेपाल और तराई के इलाके के लोगों को भी वो केटर करेगा। इस तरीके से वो किया गया है। मुझे होमी बाबा मुजफ्फरपुर में कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर, उसका भी श्री गणेश करने का मौका मिला, वहाँ जाने का मौका मिला। वो भी वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स उत्तर बिहार के लिए। और ये चीजें आप ध्यान में लीजिए कि कभी बिहार में सोचा नहीं था। मैंने कहा मेरे जीवन का बचपन यहाँ गुजरा है, मैंने देखा है आज बदला हुआ पटना दिखता है, बदला हुआ बिहार दिखता है। उसी में से अगर मैं कहूं कि मखाना बोर्ड के लिए, उसके लिए 2025 में 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है ताकि उसका विकास किया जा सके। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस और दरभंगा अमास एक्सप्रेस के लिए, उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए उसकी व्यवस्था की गई है। तो अगर हम कहें देखें तो विकास के लिए एक लंबी लिस्ट है जो विकास के लिए यहाँ किया जा रहा है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट, इस पर काम शुरू हुआ है। बक्सर बहादुरपुर एक्सप्रेसवे, महात्मा गांधी सेतु ब्रिज जो है, इसके पैरेलल ब्रिज बनाए गए हैं। अब इसकी भी कहानी आपको मैं बताता हूं। मैं इसके महात्मा गांधी सेतु के इंदिरा गांधी ने 1971 में इसका शिलान्यास किया। मैं बचपन से जवान हो गया इसके एक एक पौवे को निकलते हुए देखते हुए। मैं गंगा किनारे रहता था, मैं बचपन से जवान हो गया। मैं प्राइमरी शिक्षा से मैं कॉलेज का स्टूडेंट हो गया, लेकिन ये गांधी सेतु पूरा नहीं हुआ। और आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पैरेलल उसके ब्रिज बनाया जा रहा है। उसी तरीके से अगर मैं नीतीश जी की बात करूं तो चाहे पेंशन में इजाफा ले लीजिए, आशा वर्कर्स में इजाफा ले लीजिए, ममता वर्कर्स में इजाफा ले लीजिए, नालंदा यूनिवर्सिटी बनाने की बात ले लीजिए, यूथ कमीशन बनाने की बात ले लीजिए, हर दृष्टि से विकास के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए तो बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा काम हुआ है। मोदी जी के आशीर्वाद से उसको बहुत बड़ा काम। और मुझे खुशी है कि महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट में बिहार ने अपने आप को स्थापित किया। अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो पिछले 20 सालों में 10 बार जीडीपी डबल डिजिट में गई है, 10 बार डबल डिजिट, और अभी भी डबल डिजिट है, 10 टाइम्स। और ये एनडीए। अब लेकिन मेरे लिए दिक्कत क्या है कि मेरे सामने लड़ने वाली जो पार्टियां हैं उनको ये डबल डिजिट, सिंगल डिजिट तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि इनको भी इन्होंने कौन सी क्लास पास की है, सिंगल डिजिट में है या डबल डिजिट तक पहुंचे हैं, इसका भी इनको मालूम नहीं। तो सब सिंगल डिजिट वाले हैं, इनकी पढ़ाई ही सिंगल डिजिट में हुई है। कोई 8वीं में रुका, कोई 7वीं में रुका, किसी के पास कोई डिग्री नहीं है, किसी ने कॉलेज देखा, घूमने गए थे, विजिटर के रूप में गए थे, मालूम नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ विकास की चर्चा करना बहुत कठिनाई है, हमारी बड़ी दिक्कत होती है। पार्लियामेंट में भी बहस करने में बड़ी दिक्कत आती है, किसके सामने हम बोल रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बीन बजाए तो बजाए किसके सामने। ये स्थिति आकर के खड़ी होगी। समझ नहीं, समझदारी नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं।
लेकिन प्रभात खबर के माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता जानेगी कि अंधकार क्या होता है, उजाला क्या होता है, इसका अंतर को समझेगी। ऐसा नहीं। अब देखिए, मैं आंकड़े ही आपके सामने रखना चाहता हूं। आप देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकल गए और बिहार में 3.77 करोड़ लोग बीपीएल से ऊपर उठ करके निकल करके आ गए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर। आयुष्मान भारत, हम 62 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से उनकी जीवन सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए दे रहे हैं और 62 करोड़ में 5.5 करोड़ बिहार के लोग हैं जिनको इसकी सुविधा मिल रही है। आज लगभग 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बढ़ चुके हैं। उसी तरीके से जल जीवन मिशन में 1 करोड़ 60 लाख लोगों को हर घर नल, हर घर जल से जोड़ दिया गया। अभी आप लोग शायद भूल गए होंगे, लेकिन मैं जब था तो यहाँ इन्वर्टर, यहाँ बैटरी, याद है ना, और वो हर घर के आगे जो सामर्थ्यवान थे वो बड़ा जनरेटर चलाते थे, हर दुकान के आगे ढर ढर। आज भूल गए होंगे। 24 घंटे शहरों में बिजली है, 24 घंटे गांव में बिजली है। इस तरीके से बदला हुआ है। और इसीलिए मैं कहता हूं, अगर मैं बात करूं किसान सम्मान निधि की, 12 करोड़ में 86 लाख किसान यहाँ के हैं जिनको, बिहार के हैं जिनको इससे जोड़ा गया है। जनधन अकाउंट में जहां 56 करोड़ है, उसमें से लगभग 6 करोड़ बिहार के लोग हैं जिनको जोड़ा गया है और उनको आगे बढ़ाया गया। मैं यहाँ ये भी चर्चा करना चाहूंगा, ये इंडी अलायंस वाले यहाँ आकर की चर्चा करते हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। रेवंत रेड्डी ने बिहार को गाली दी कि नहीं दी? स्टालिन ने बिहार को गाली दी कि नहीं दी? राज ठाकरे ने बिहार को गाली दी कि नहीं दी? चरणजीत सिंह चन्नी ने बिहार को गाली दी कि नहीं दी? तेजस्वी ने क्या जवाब दिया? राहुल आए थे, उन्होंने क्या जवाब दिया? ये बिहार की अस्मिता की लड़ाई लड़ेंगे? ये इस तरीके से बिहार की अस्मिता की लड़ाई लड़ी जाती है? ये लोग सिवाय स्वार्थ के कारण, कुर्सी के प्रति लालच, सत्ता के भूखे, इससे ज्यादा ना इनका विजन है ना मिशन है। इस बात को समझ, यही इनका विजन है, यही इनका मिशन है, इसी के लिए काम कर रहे हैं। इनको बिहार की जनता या भारत की जनता से क्या लेना देना? चाल चरित्र चेहरे से पता चल जाता है कि किस तरीके के लोग हैं। अभी ये SIR लेके आ गए, स्पेशल रिवीजन पर बोल रहे। अरे भाई, मैं ये राहुल गांधी थे ना जिन्होंने 3 फरवरी 2025 को बोला कि 70 लाख नए वोट महाराष्ट्र में ऐड हो गए। ये 7 फरवरी को बोला इन्होंने कि 29 लाख नए वोटर जुड़ गए। पता नहीं इनका मैथमेटिक्स कैसा होता है, 7 से 29 पहुंच गया, कोई पूछता नहीं इनसे। 9 जुलाई को बोला इन्होंने कि 1 करोड़ नए वोटर जोड़ दिए गए। सच में पढ़ाई कितनी होती है मालूम नहीं मुझे, जानकारी कितनी होती है मालूम नहीं, कौन सा आंकड़ा कहां से उठा करके लाते हैं। यानी 70 लाख से शुरू हुए और 1 करोड़ को पहुंच गए। अब ठीक है, आपने कहा वोट गड़बड़ हो गई है, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है, SIR क्या है, सही करने का है। ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। तेरे परदादा जी के टाइम पर भी, परदादा जी के टाइम पर भी हुआ था, तेरे नानी के टाइम पर भी हुआ था, दादी के टाइम पर भी हुआ था, सब लोगों के टाइम पर हुआ है। 52 में हुआ है, 60 के दशक में हुआ है, 80 के दशक में हुआ है, 2003 में हुआ है। कोई नई चीज तो नहीं हो रही। और अगर मैं आंकड़े देखूं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 लाख, बिहार की बात है, 1.6 लाख एजेंट BLA के हैं और केवल 2 आपत्तियां आई हैं। कैसे हुआ ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन में पड़ रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि एक अंग्रेजी में कहावत है, ए बैड क्राफ्ट्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स, और हिंदी में कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़। चुनाव लड़ना ना आए, जनता का आशीर्वाद न मिले
तो इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहरा दे। आपको कहा गया इलेक्शन कमीशन का एफिडेविट फाइल करो, आपने फाइल किया? आपने मेरे ईवीएम की बात छेड़ी, आपको कहा गया कि आओ और ईवीएम को टेस्ट करने के लिए यहां पर प्रमाण दो और हमारे ईवीएम को टेस्ट करो। आप गए? ये गैर जिम्मेदाराना विपक्ष है, इररिस्पॉन्सिबल विपक्ष। इनको कोई, और आरजेडी क्या है? आर स्टैंड्स फॉर रंगदारी, जे स्टैंड्स फॉर जंगल राज और डी स्टैंड्स फॉर दादागिरी। यही तो आता है इनको, यही इनका लक्ष्य है। कांग्रेस क्या कर रही है? और मैं तो कई बार बोलता हूं कि कांग्रेस के आगे लिख देना चाहिए, हम नहीं सुधरेंगे, तो कभी सुधरने वाले नहीं। और मुझे कांग्रेस के प्रति भी दया आती कि पाताल में ही पहुंचा के धन मिलेंगे। मैंने कहा मेरे से ट्यूशन ले लो, पार्लियामेंट में मैं विपक्ष में रहा हूं, तुमको विपक्ष में रहने का मौका मिला है, मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं विपक्ष का नेता रहा हूं भैया, बता दूंगा तुम्हें। पहला काम होता है कि विपक्ष को अपनी क्रेडिबिलिटी खड़ी करनी पड़ती है।